प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में एक दिन के अंदर दर्जनों अफराद बसों से उतारकर कत्ल कर दिए। बसें नजरे आतिश, सिक्योरिटी इदारों के भी एहलकार निशाना बन गए। सिक्योरिटी इदारों ने भी जवाबी कार्रवाई में 21 से जायद दहशतगर्दों के मारे जाने का दावा कर दिया। मासूम शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस कौन, खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने जेल रूम को ओवन से तशबीह दे दी। अडियाला जेल की सख्तियों पर फट पड़े। जान के खतरे की सूरत में आर्मी चीफ इंटेलिजेंस सरबराह को जिम्मेदार ठहराने का ऐलान। फौज से किसी किस्म की कोई बात ना होने का दावा। बुशरा बीबी के जेल रूम में चूहों की अलगार। खान जेल के अंदर किस हाल में हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे आजम स्वाति का तवील खामोशी के बाद लहजा फिर बिगड़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज संभाल लिया। फौज से डील की खबरों की तरदीद। आजम स्वाति का जारहाना अंदाज, कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी इदारों की निजकारी में गैर मुल्की कंपनीज का शामिल होने से इनकार। निजकारी कमीशन का गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी का रवायती रवैया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से पीछे हटने लगे। निजकारी कमीशन के आला अफसरान के रवैयों ने बड़े सवालात को जन्म दे दिया। पीआईए को खरीदने में किसी गैर मुल्की कंपनी ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली बांग्लादेशी कंपनी भी पीछे हट गई। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकारी क्यों। शहर कामरान ने ब्यूरोक्रेसी की निजकारी का मशवरा किस पैराए में दिया। कमेटी इजलास की अहम कहानी रऊफ क्लासा साहब की ज़बानी सुनेंगे। और क्लासा साहब, जो हम स्टार्ट करेंगे जो बलूचिस्तान का हॉरिबल, हॉरिफाइंग, वेरी अनफॉर्चुनेट और दहशतगर्दी से भी एक स्टेप अगर उसको आगे कहा जाए वाकया है, क्योंकि जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है और जो एक पैटर्न चला है पिछले एक दिनों में, ये तो बहुत, एक दो दिनों के अंदर ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये अलार्मिंग सिचुएशन तो बहुत पहले की बन चुकी है। ये कुछ अरसे बाद 6-3 महीने बाद कोई इस तरह का वाकया होता है जब पंजाब से लोग मज़दूर जो हैं उनको शनाख्ती कार्ड देख कर वहाँ पर उनको कत्ल किया जाता है। तो 1-2 दिनों के लिए तो आवाज़ उठती है। यहाँ पे लोगों को अफसोस भी होता है कि पंजाब में कम अज़ कम बलोच हूँ, पख्तून हूँ या बाकी भी ये सूबे के लोग आए तो वहाँ पे आपको पंजाब में कोई आपको नस्ली या आपकी एथनिक, लिंगुअल या कल्चरल बुनियादों पे कोई आपको टारगेट वहाँ पे नहीं करता। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और वहाँ पर अपना कारोबार भी करते हैं, सेटल भी होते हैं। उनको स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। इवन ट्राइबल एरियाज़ के, KPK के, बलूचिस्तान के, उनके लिए ये अलहदा कोटे भी हैं, स्कॉलरशिप भी हैं। तो ये पंजाब में सारी चीज़ें मिलती हैं। लिहाजा जब वहाँ उधर से दूसरे सूबों से आपको लाशें आती हैं और इस बुनियाद पर आती हैं कि ये जनाब इस पंजाब के थे, जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ट्राइबल एरिया में किसी मकाम पे 5 वहाँ पे बारबर थे, हजाम थे, जिनका तल्लुक था वहाँ डेरा गाजी खान से। उनको उसी तरीके से बड़ा ये बेरहमी से उधर ट्राइबल एरिया में कत्ल किया गया था। रीज़न ये थी कि वो वहाँ से हैं। बलूचिस्तान से इस तरह के वाक़यात हैं, बड़े रेगुलर होते रहते हैं। और ज़्यादातर जो हमने देखा है इसमें मरने वाले जो हैं रहीम यार खां के थे, लिया खानेवाल आपका, फिर ये तौसा के आ रहे हैं, डेरा गाजी खां के, क्योंकि ये करीब के एरियाज़ लगते हैं और इनकी क्योंकि बलोच एथनिक लिंगुअल इनकी एफिलिएशन तकरीबन सिमिलर हैं। सो हमारे इलाके में बहुत सारे बलोच जो ट्राइब्स हैं वो उधर सेटल हैं या वहाँ पे ऑलरेडी सन ऑफ द सैल हैं। तो वो फिर अपने आप को समझते हैं कि बलूचिस्तान भी हमारे ही है तो हम वहाँ पर जाकर मजदूरी करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि लोग उधर मजदूरी करने क्यों जाते हैं वहाँ पे, वो पंजाब में क्यों नहीं करते। सो वो अब उनके लिए उनको आसान लगता है लॉजिस्टिकली भी, शायद लैंग्वेज वाइज भी या कल्चरली तौर पर, कि हम वहाँ से जाकर ये जो आपका बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं आगे बलूचिस्तान से आगे, इससे डेरा गाजी खां से आगे आप जा सकते हैं। एक तो उसमें ये रीज़न। दूसरी चीज़ ये है बलूचिस्तान को 2-4 तरीक़ों से देखने की ज़रूरत है। आज वाला वाक़या जो बहुत बड़ा है, 40 लोग जैसे हैं इनोसेंट पीपल जो हैं मैसकर हुए हैं, यहाँ के मुख्तलिफ वाक़या। इतना बड़ा मेरा ख्याल है पहले मुझे नहीं याद आ रहा रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में ये कत्लेआम हुआ, लोग कत्ल किए गए हों। जवाबी तौर पर 14 जो हैं दहशतगर्द वो भी बताए जा रहे हैं, उनका भी कत्ल हुआ है। जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है इसने इग्नाइट किया है या ट्रिगर हुआ है, जिसका ब्लेम देना चाहिए, वो जनाब मुशर्रफ साहब की वजह से हुआ था। वो यूँ हुआ था कि उन्होंने जब अकबर बुगटी को उन्होंने वहाँ पे पहाड़ों में उनको मारा था और उन पे ये ऑपरेशन किए गए थे, उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो चाहते थे कि काम ना करें। चौधरी शुजात भी गए थे और लोग भी थे यहाँ से कि इस मामले को हम
हम इसको सेटल करें। और समझा गया था कि उनके पास ये जो वहाँ पे बलोच सेपरेटिस्ट हैं, कोई बहुत बड़ा कोई काज नहीं है उनके पास वो जिसको लेकर एक आम बलोच तक जाए। एक आम बलोच शायद अभी भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, उसके पास कोई इतनी बड़ी कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से अपने आप को डिस्टेंस पे करे या अपने आप को पीछे कर ले। अभी इतना बड़ा ब्लड शेड उसमें नहीं है, अगरचे माजी में 3 एक बड़े उस फौजी ऑपरेशन भी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अकबर बुगटी साहब को समझा जाता था कि वो प्रो पाकिस्तान रहे हैं, प्रो इवन एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं और वो इस्लामाबाद के साथ बड़े उनके अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। बल्कि दूसरी साइड के जो लोग थे बुगटी साहब को टांट भी करते थे और वो समझते थे कि जनाब आप कौन सी काज की लड़ाई लड़ें, आप हमारे साथ हैं। लेकिन बुगटी साहब ने हमेशा इस बात पे वो नहीं रहे, वो एस्टेब्लिशमेंट या इस्लामाबाद के साथ रहे। अब उनके देखें उनके पोते ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो लीड कर रहे हैं पूरी, मतलब उस ब्राह्म उस बुगटी देख लें या बाकी जो हैं जितने भी हैं, ये बाकी उसमें आते हैं लोग आते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं इनके बलोचिस्तान से। सो उन्होंने जाके मारा उनके, बल्कि उन्होंने जो ये थ्रेट किया था जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने कहा इस दफ़ा बलोचों को पता ही नहीं चलेगा उन्हें किस चीज़ ने ये हिट किया। ये 1971 नहीं है, ही वॉज रिफरिंग टू वो जो बांग्लादेश वाली वो मतलब जंग हुई थी और सेपरेशन हुई थी, तो उसका हवाला दे रहे थे कि शायद उस वक्त हमारे पास इतने बड़े कोई वेपन्स नहीं थे या इतनी बड़ी हमारी तैयारी नहीं थी, तो वो मतलब लैप्स हो गया था। अब की दफ़ा आपको पता नहीं चलेगा बलोचों को आपको किसने हिट किया है। अब ये चीज़ वो थी जिससे आपने बलोचों को वो किया है, उनकी ईगो को अना को चैलेंज किया है कि जनाब हम आपको बिल्कुल वो करके रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी के साथ मिट्टी मिला देंगे। और आपको पता ही नहीं चला कि उनका बयान है, उनका पड़ा हुआ है, आप किसी जाके देखिएगा, 2004-5 की बात है अगर मैं गलत नहीं कह रहा। जी बड़ा उनका मशहूर। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बुगटी साहब को मारा गया, फिर जिन हालात में उनका वो लेकर आए, वो जनाजा आया ऐना कई, फिर ऑफ कोर्स एक उन लोगों को एक ब्लड मिल गई, एक कहते हैं किसी को लाश मिल गई उन लोगों को जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से हटाना चाहते थे, पीछे करना चाहते थे। यू गेव देम ए कॉज। पहले वो थे रेबल्स विदाउट ए काज, यही था ना कि बलूचिस्तान के वसाइल पे आप काबिज हैं, हमारा ये हिस्सा नहीं दिया जा रहा, हमारी अलहदा एक शनाख्त होनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे इशूज थे। अब आपने उसमें उनको काज दे दी। काज क्या थी ये देखें, जिन्होंने ये अकबर बुगटी साहब इनके साथ खड़े थे, वो तो गवर्नर भी रहे, वजीर आला भी रहे, वो इस्लामाबाद के साथ खड़े होते, अगर इन्होंने उनको नहीं छोड़ा तो ये आपका क्या करेंगे। सो उसके बाद बलूचिस्तान में सारी ये आपकी अब टेररिज्म की वेव आना शुरू हुई। फिर फिर क्योंकि एक उस जोग्राफी के अगर जोग्राफिकली देखें तो बहुत सारे हमारे लिए मसाइल इंडिया के साथ साफ ज़रा प्रॉब्लम है। इंडियन हम पे ब्लेम करते हैं, हम प्रॉक्सी लड़ते हैं, उनको बलूचिस्तान एक हमारा वीक एरिया लगा कि वहाँ पे ये प्रॉक्सी कर सकते हैं। उधर से अफगानिस्तान उनको बॉर्डरिंग था जहाँ पे हम कहते थे कि वहाँ पे कि उनके अपने ये कैंप बनाए हुए हैं, इन कैंपों में वो आप उनको ट्रेन करते हैं। और मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी यहाँ पे, उस वक्त कैबिनेट के इसी बलूचिस्तान के मसले पर गिलान साहब वज़ीर आज़म थे। तो मुझे याद है मैंने कोई मिनट्स देखे थे उस मीटिंग के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी नासिर खोसा साहब ने, आज तक मुझे याद है, इट वाज अराउंड 2009-10 या इसी के करीब ही होगी। उन्होंने पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का मसला जो है ना, ये बलूचिस्तान का ये लोगों से ज़्यादा ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का मसला है, आपकी सिक्योरिटी रीजनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। वो क्या है कि आप अपने खित्ते में जो मुमालिक हैं इनके साथ तल्लुकात ठीक करें, बलूचिस्तान आज ठीक हो जाएगा। यानी आप पहले बॉर्डर सिक्योर करें, उसके बाद सिक्योर इज समथिंग डिफरेंट। कि आपकी तरफ से उनको शिकायत होती है, अफगानिस्तान को होती थी पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, भाई यहाँ से लोग जा रहे हैं जी, आप तालिबान को यूज़ कर रहे हैं। सो वो जवाबन वो यूज़ करते थे कि पाकिस्तान में हम भी करें ये काम, प्रॉक्सी जिसको कहते हैं। ऐसे इंडियंस को थी कि पाकिस्तानी वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, ऐसे ईरानियन को शिकायत थी कि आप लड़ रहे हैं। सो उनका ये कहना मकसद ये था नासिर खोसा साहब का कि आपको यहाँ ईरान के साथ, अफगानिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है ना, हम बॉर्डर्स होने चाहिए, मतलब ना हम उनमें इंटरफेयर करें, प्रॉक्सी करें, ना वो हमारे में करें, फिर ही बलूचिस्तान का मसला सेटल होगा। अदरवाइज यहाँ पे पैकेजेस देने से, पैसे देने से, वजीर आज़म बनाने से, वजीरों को लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंड ही वाज अगेन एब्सोल्युटली ट्रू कि जितनी भी इनको इस वक्त सपोर्ट आ रही है, तो यही कहते हैं ना, हमें बताया जाता है बाहर से आ रही है, साथ में सिपैक एंटर हुआ इसमें। अब सिपैक के जहाँ पे उसको इंडिया को उसको मसाइल थे कि आपके वो समझते थे सिपैक उनके ख्याल में कि डिस्प्यूटेड एरिया से आ रहे, कश्मीर का मसला जो अभी भी सेटल होना है, या वो समझते थे कश्मीर हमारा है, वो उस पर क्लेम करते थे। तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह सारे वो रूट जो हैं जहाँ से सिपैक ने आना था, वो उसको वो भी डिस्प्यूटेड समझते थे। अगेन उन्होंने अपोज किया, ऊपर से अमेरिकन शामिल, क्योंकि अमेरिकन चाइना के खिलाफ थे, वो आके वो ये समझे कि गवादर ये जो जा रहे हैं सिपैक के जरिए, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये जल्दी पहुँचना चाहते हैं, इनका क्लाउड बढ़ेगा, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और उसके बाद चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, हमारा सुपर पावर स्टेटस जो है उसको चैलेंज करेगा। जब इतने सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, हमारे पास क्या था कन्फ्रंट करने को।
हमने गोली से साफ जर मसले को हल करने की कोशिश की। पहले भी होता रहे, पहली दफ़ा नहीं हो रहा था। हम ये सब भुट्टो साहब के दौर में भी हुआ, इससे पहले भी 2-3 ऑपरेशन हो चुके थे, और फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ, बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए। सो हम एक ही चीज़ समझ रहे थे कि बलूचिस्तान को जो हमने हल करना है 2 तरीक़ों से करना है। एक तो वो जो आपके सरदार हैं उनको साथ मिला लें, उनको ओहदे दें, जो आपको अभी भी या आपके इस्लामाबाद के साथ खड़े हुए, साथ में आप मिलिट्री ऑपरेशंस करें, वहाँ पे वो जो भी लोग हैं उनके साथ आप लड़ाई लड़ें। अब नतीजा ये निकला है कि बहुत सारे वहाँ पे एक ब्लड शेड शुरू हुआ है, जिसमें बलोच भी साफ ज़ाहिर है वो हुए हैं, उसमें कोई बेगुनाह भी होते हैं दरमियान में साफ ज़ाहिर है, लेकिन बहुत सारे वो थे जो उनके साथ शामिल होते गए। फिर मिसिंग पर्सन का उसमें कल्चर आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ से ट्रिगर होती गई कि हमने चीज़ों को मैनेज करने की बजाय कि हम इनको थोड़ा सा वो कर दें। मसलन हमने कोशिश, जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की कि जनाब के इनको मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं, बलूचिस्तान को ये लगेगा जी कि हमारा वज़ीर आज़म है, चलें वो भी बना के देख लिया। फिर आपने चेयरमैन सेनेट 6 साल ये सादिक सजरानी साहब बैठे रहे, ये भी बलोच थे। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब को भी लेकर वज़ीर आज़म लेकर आए, ये बलूचिस्तान से हैं। फिर आपने सरफराज भुगती साहब को यहाँ पे लगा दिया, आपने वज़ीर दाखिला बना। फिर क्या हुआ, मुझे याद है शायद हमारे प्रोग्राम में हमने बात की हुई है, जब नहीं महरंग ये बलोच साहब आई थी, मैंने उस वक्त ये बात की थी, ये रिकॉर्ड पे पड़ी होगी, मैं कि आप एक काम कर रहे हैं, और उस पर नाराज़ भी हुए थे, या नवारुल हक काकड़ साहब ने बकायदा ट्वीट भी किया था उस पर। जब मैंने उस पर एक ने ट्वीट किया था, मैंने कहा ये हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप इन्हें मानते हैं नहीं मानते, हमारे हैं किसी और के हैं, फॉरेन एजेंट हैं, ये बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये आखिरी दफ़ा इनको भेजा गया है। एक तरह का ट्रैप है आप लोगों के लिए, या तो आप एक काम करें, इनके ट्रैप को, इनको ब्लफ को आपने इन पे उल्टाना है। जो आए थे पिछली दफ़ा आए थे, धरना दिया था, प्रेस क्लब में दिया था, यहाँ पे दिया था, आप इनको वज़ीर आज़म हाउस बुलाएं, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ इनको चाय पिलाएं, इनकी बातें सुने, इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुने। नहीं आप उन पर अमल करना चाहते, फेयर एनफ मत करें, स्टेट पॉलिसी है या जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है जनाब कि ये दहशत गर्दों के साथ हैं, फेयर एनफ। लेकिन ये बलूचिस्तान से आए हुए हैं, आप बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म, इनकी बात सुने, और इनकी बात सुनने का ये फ़ायदा हुआ, जकर आप इनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुला सकते, फिर इनके धरने में चले जाएं आप कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं आपको वज़ीर आज़म हूँ, मैं एक ही इलाके से, एक ही घर है, आए बात करते हैं क्या मसले। चले कमेटी बना दी, जो आपने बनाई भी थी, वज़ीर आज़म साहब को खुद जाना चाहिए था। सरफराज भुगती साहब थे, वो वज़ीर दाखिला बैठे थे, और लोग थे, इस पर वो नाराज़ हो गए थे अनवारुल हक काकड़ साहब। उन्होंने कहा जनाब इस तरह के लोग हैं वो डिक्लेयर करें वो BLA के साथ हैं या वो हुकूमत रियासत के साथ हैं। ये जवाब दिया था उन्होंने मेरा और अहमद मीर साहब के ट्वीट्स का। मेरा ये था कि जब इन्होंने ऑपरेशन किया महरंग बलोच को, उस वक्त मैंने कहा था, ये पड़े हुए रिकॉर्ड पे, मैं कि आपने उनको क्लिप दे दिए हैं जो उनको रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए थे। बलूचिस्तान में रिक्रूटमेंट ऐसा होगी थी, आपने जिस तरह पानी फेंका उन पे, पुलिस ने मारा, ड्रैग किया, यहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे उनको लेकर गए, थानों में बंद किया, सब कुछ किया, आपने पावर दिखाए उनको, हम पावर दिखाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांटेड। सेंटिमेंट मल्टीप्लाई होता जाता है जब इस तरह के ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं, मतलब दैट्स व्हाट दे वांटेड, कि हमें ये क्लिप चाहिए कि कल को हम बता सकें हम इस्लामाबाद गए थे, हम बात सुनने के और हमारी बात सुनने की बजाय, बिठाने की बजाय, चाय पानी की इज्जत करने की बजाय, सर्दियों में हमारे ऊपर पानी भी फेंका गया, हमें मारा पीटा भी किया, आपकी माओ बहनों को सड़कों पे घसीटा भी किया, और थानों में भी बंद किया गया। इन्हीं को दिखा के मैं बलूचिस्तान में सेल करेंगे, नफरत बढ़ाएंगे और नई रिक्रूटमेंट्स आके नई रिक्रूटमेंट्स करेंगे, और वही कुछ हुआ। उन्हें क्लिप चाहिए थे यहाँ पे, जो महरंग बलोच साहब आई थी, जो अपने उनके ग्रीवेंसेस थे, वो क्लिप चाहिए। हमारी जो बैठे थे पॉलिसी मेकर, ये नाकाम बना सकते थे विद ए कटसी टू किल समवन विद स्वीटनेस भी होता है समटाइम। हर वक्त ये नहीं होता कि रियासत ने डंडा उठाया हुआ है और रियासत ने उसके बाद करने की कोशिश की, वही कुछ हुआ है। द क्वेश्चन कम्स कि इस वक्त क्या ऐसा हुआ कि अचानक से ये जो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें एक तरह का हमने शिद्दत पसंदी देखी, और ये 1-2 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा एग्रीवेट हुई। इसमें कोई सरफेस पे चीज़ उस तरह की नज़र नहीं आ रही जिससे ट्रिगर बहुत कुछ हो रहा था। अभी भी ऑपरेशन इसी तरह के हो रहे थे। अभी भी वही कह रहा था, मुझे 2-4 मिले हैं यहाँ पे, सेनेटर मिले हैं बलूचिस्तान से, कल लास्ट वीक मिले हैं। उन्होंने कहा भी सही कि आप हमें अपने शो में बुलाएं, हम बात करेंगे कि किस तरह के इस्लामाबाद और एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज बना रही है। आपने महरंग बलोच को तक को लीडर बना दिया। अभी गवादर जो गई थी, कितने बड़े जलसे किए, रीज़न वही आपकी थी, इस्लामाबाद आई, आपने सही तरीके से उनके साथ ट्रेड नहीं किया, मतलब मीडिया पीछे लग गया, यूट्यूबर लग गए, फलाने लग गए कि जाएं सवाल करें, ठीक है, लेकिन उनको आपने जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही है। वो स्ट्रेटजी ये थी कि आपसे सुलह करने नहीं आए थे ना, आपसे कोई मांगने आए थे, वो सारा कुछ जो भी कर रहे थे वो अपना उन्होंने एक नरेटिव बनाना था और यही बताना था कि हमें मारा पीटा किया बलूचिस्तान इसमें इस्लामाबाद में। आपने उनकी पॉलिसी को आपने गलत उसको बनाना था। आपने उनको क्लिप्स बना के दी हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ हुए बलूचिस्तान में। सो महरंग बलोच को आपने एक
एक उस खातून को एक हीरो बना दिया है, एक वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया फॉर उनके लिए, बलोच ये यूथ के लिए में जान डाल दी और आपने खुद डाली है और उस पर नाराज हो जाते हैं अनवर काकड़ साहब। अभी भी ये गुफ्तगू सुनेंगे तो एक ट्वीट करेंगे मेरे खिलाफ के, मिलेंगे तो गिला करेंगे। वो बड़ा सख्ती से बिलीव करते हैं कि जनाब वो किया। तो मैं कि सर फिर आपको लाने का क्या फिर फायदा, आपको वजीर आजम बनाने का फिर क्या फायदा? अगर बलोचिस्तान से वजीर आजम एक लाया गया है, एक इंटीरियर मिनिस्टर लाया गया है, आप भी अगर उनके साथ उसी ही उसमें जाना चाहते हैं, आप भी मतलब गन के साथ और इन्हीं चीज़ों के साथ करना चाहते हैं, तो ये मसला तो हम पिछले 60-70 साल से चला, गन के साथ तो 60-70 साल से अब चलाया जा रहा है। आपके साथ जो लोग खड़े थे तो वो डिलीवर तो नहीं कर सके फिर, तो फिर आप अच्छा ये पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। इनके दौर में कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ें हुई थी 2008 और 2013 के दरमियान, जब आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर थे और गिलान साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने NFC किया, 2010 में किया, बलोचिस्तान को शेयर दिया, बल्कि जनरल कियानी उस वक्त आर्मी चीफ थे, इन्होंने वहाँ पे फ़ौज में रिक्रूटमेंट की, FC की नौकरियाँ देने की, इन्होंने पैकेजेस देने की कि बलोचिस्तान को किया और आपको लगा भी था कि कुछ हुआ है। लेकिन फिर वही हुआ कि उसके बाद वो चीज़ें जब आपने होते देखी तो फिर चीज़ें बिगड़ी। सो बलोचिस्तान का मतलब मसला जो है ये वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो चुका है। आपके पास जो लोग बैठे, सरफराज बुगटी साहब जो हैं, मतलब उनसे मसला नहीं हल हुआ। अनवर उल हक काकड़ साहब ठीक है, वो कहेंगे मैं निगरान वज़ीर आज़म तो मैं कितनी देर कर सकता था, लेकिन आपके बयानात से, आपकी गुफ्तगू से कुछ चीज़ें हो नहीं सकी। अब वो तो रोज़ बरोज़ एक नई ताकत पकड़ते जा रहे हैं। सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ब्रेक, तो क्विकली ये बताइए कि जिस तरह का ये आप इसमें कह रहे हैं एथनिक एंगल है और एक डेंजरस इसके अंदर एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी एन आंसर और इसको एस्टैब्लिशमेंट की संभाल? अब इसी पे उनके बयानात देखें, अगर सारे साफ, जिस दिन आपके 40 आपके सिविलियंस का कत्ल हुआ हो, आपके फौजी शहीद हुए हों, उस दिन तो साफ ज़रा कोई एस्टैब्लिशमेंट, कोई फोर्स पॉलिटिकल वो सॉफ्ट बात नहीं करेगा, वो समझा जाएगा हमारी कमज़ोरी समझी जाएगी, वो सख्त बयान नहीं देगा, वो ये बदले की बात करेगा, वो फिर उसके बाद उसको सख्ती से कुचलने की ये बात करेगा, फिर ऑपरेशन करके उनको कंट्रोल करना। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ आपके ये ट्रूप्स मौजूद हैं, आपके फोर्सेस मौजूद हैं, आपके पास बजट्स हैं, आपके पास सारा कुछ है, फिर भी अगर चीज़ें नहीं हो रही, इट मीन समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग समवेयर, तो फिर आपको कोई डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने चाहिए। तो मतलब उसके बाद आपको वजीर आला कुछ ऐसा बनाना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ कुछ जिसका मतलब हो सकता है उन्हें नहीं पसंद है। मैंगल था, अख्तर मैंगल की अगर हुकूमत हो, अब एस्टेब्लिशमेंट के अपने फेवरेट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जिन लोगों को समझती है कि नहीं ये हमारे वफादार हैं, जो हम कहेंगे वही बयान देंगे, जो हम कहेंगे उसी पे चलेंगे, तो वो किसी और को नहीं आने देते। जो उनके से क्वेश्चन करे या थोड़ा सा कोई उनसे स्पेस मांगे, वो स्पेस देने को तैयार नहीं है। स्पेस ना दे के आपने ये हालात कर दिए। आपको कुछ इस तरह के वहाँ पे वजीर आला चाहिए थे, जिनके एक आम बलोच आदमी जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव समझे, जिसकी बात में वजन हो, जिसकी थोड़ी सी कद काट हो, मतलब आपको एक मतलब उसका कड़वा घूंट भी सही। अख्तर मैंगल जैसे बंदे को आपको सामने लाना चाहिए था। ठीक है वो बड़े अच्छे बंदे होंगे, सरफराज बुगटी साहब मेरे साथ बड़ा अच्छा है, भाइयों वाला ताल्लुक, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जब आपकी इतनी बड़ी वहाँ पे एक इंसर्जेंसी चल रही हो, तो सरफराज बुगटी साहब से मतलब एज ए इंटीरियर मिनिस्टर भी चीज़ें नहीं हैंडल हुई थी, एज ए उनसे चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो रही, बस बयान देने से, चीज़ें करने से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो चीज़ें नहीं हो रही। और प्लस वही वाली बात कि आपको कुछ थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, रीजनल पॉलिसी, कोई थोड़ी सी इन चीज़ों पे कोई फोकस करने की ज़रूरत है। जो बात आपको नासिर खोसा साहब ने कही थी ना आज से कई साल पहले, उसको किए बगैर आप अपने मसलों का हल नहीं निकाल सकेंगे। अभी भी दरमियान में बहुत दफ़ा कोशिश भी हुई थी कि जनाब वहाँ पे वो की जाए कि उनके साथ वो जो बलोच ग्रुप्स हैं, जिसको अब्राम बुगटी वगैरह या दीगर जो हैं वो करते हैं, जनीवा वगैरह में रहते हैं, कि बातचीत की जाए। कोई राब्ते भी हुए थे, पीपल्स पार्टी दौर में हुए थे, फिर दरमियान में वही है। लेकिन मसला वही है कि जनाब मुशर्रफ साहब का ये लगाया हुआ पौधा, जनाब उससे पहले भी था, मैं ये नहीं कह रहा, उनके एक बयान ने और बुगटी साहब की कत्ल ने, फिर उसके बाद उनको बलोचों को वो जो आपसे वो थे इस चीज़ को, वो फिर वो वापस नहीं जाएगी चीज़। रही सही कसर मैंने आपको बताया कि महारंग बलोच साहब आई, मैं उस वक्त पेट मोया, मैंने ट्वीट किया मैं कि जनाब के वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी फरमाएं, आप प्रेस क्लब चले जाएं, बुला लें। तो बलोचों के बारे में एक IG प्रिजनर थे, आखिरी बात मैं आपको बताऊँ, मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा, मैं कि आप इतने बड़े बड़े मैं जेलों में रहे हैं, तो सबसे अच्छा बुरा कैदी कौन सा था? होता है ना कि मतलब जेलर भी रहे, सुपरिटेंडेंट तरक्की करते IG तक पहुँचे। उन्होंने जनाब कि मेरे ख्याल में सबसे जो अच्छा कैदी या सबसे बुरा कैदी बलोच था। ये सुने ज़रा मज़े की बात है उसकी। मैं कहा क्या मतलब अच्छा भी था बुरा? उसने कहा जनाब कि अगर आप बलोच कैदी को इज़्ज़त के साथ पेश है ना,
वो कभी भी ट्रबल नहीं करेगा, और उससे बेहतर अच्छे रवैये वाला कैदी भी नहीं। गिव हिम रिस्पेक्ट, ये उनके अल्फाज थे। कहते अगर उसके साथ आपने वो कर लिया है कि उसको आपने इंसल्ट किया है, किक मारी है, गाली दी है, फिर वो मर जाएगा, वो आपकी बात नहीं मानेगा। सो कहते जब भी मैं किसी जेल में गया सबसे पहले पता करता था इनमें बलोच कैदी कौन से हैं। आई ऑलवेज यूज्ड टू मतलब ऑफर रिस्पेक्ट, और उसके साथ में पेश आता था। जो बात एक मतलब जेलर को समझ आ गई है, वो बात हमें नहीं आ रही। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। जो आम आपके बलोच थे, आम लोग थे, उन्हीं को आप वहाँ पे सड़कों पे घसीटेंगे, पावर मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब पता चलना चाहिए जनाब कि हमने यहाँ पे लम्बा डाल दिया, हमने सड़कों पे घसीट लिया है। ये चीज़ें होनी थी। मेरा खड़ा हुआ है ट्वीट, और अनवारुल्लाह काकड़ साहब वो नाराज़ हो गए मुझसे। बाकायदा उन्होंने बाकायदा वो उस पर ट्वीट का जवाब दिया था कि जो मतलब नाम उन्होंने कहा कि अगर नाम तो नहीं दिया था मेरा, हामिद मीर साहब और 2-3 और का, कि जिनको बड़ी हमदर्दी है वो फिर BLA के हामी है। मतलब जो बात कर रहे हैं ना वो BLA का हामी है, उसके दरमियान में तो कोई बात कोई गुंजाइश निकल ही नहीं सकती। इतना बड़ा मतलब आपके लिए एक मास्कर हुआ है, बेचारे गरीब मजदूर, इतनी सारी फैमिलीज हुई हैं, हमारे जवान वहाँ पे शहादतें दे रहे हैं। सो समथिंग हैज टू बी डन, और लेकिन वही होगा, समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड इन द स्ट्रेटजी। ठीक है क्लास साहब, इसी पॉइंट के ऊपर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे जो बानी PTI का आज अगेन हमने देखा है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है जिसको कहा जा सकता है, एंड राइट और रॉन्ग ये किस हवाले से है, क्यों आफ्टर द जब धरना जो है वो उसको कॉल ऑफ किया गया, उसके बाद समझा रहा था कि शायद कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन इस तरह के मामला अभी नजर नहीं आ रहे उन बयानात में। और आजम स्वाति साहब भी आज बोले, डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया कि बानी PTI दोबारा से उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ हुआ जेल में, तो इसकी जिम्मेदार जो है अगैन आर्मी चीफ और उन्होंने DGISI की जिम्मेदारी डाली। अब एक सोच थी कि जब जिस तरह से धरना कॉल ऑफ हुआ लास्ट मोमेंट पे और एक कम्युनिकेशन का एक स्लाइड सा साइन मिला, तो ये कहा जा रहा था कि शायद एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्टनेस आएगी, या उन्होंने एक बात मानी है तो समथिंग वुड चेंज। क्या ऐसे अप्रीहेंशंस हुए अगैन बानी PTI की कि उनको कहना पड़ा? आपको याद है मैं 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मौका भी है, माल भी है, दस्तूर भी है कि खान साहब का किसी भी कोई सीज फायर के बाद ये चुप रहने का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है ना 24 घंटे है। जब बहुत ज़्यादा मेरे जैसे अगर उनके पाँव पकड़ लेंगे, सर जी जाने दें ज़रा, थोड़ा सा 1-2 दिन दे दें, 48 घंटे, 48 के बाद अगला घंटा वो नहीं होने देते, दोबारा वो फायर वर्क शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने कहा था, पेशकश की थी, तो बड़े यहाँ शादियाने बजाए गए, बर्फ़ पिघल गई, बस उसके बाद अब मामला सेट हो जाएंगे, खान साहब और फौज के मामला सेटल हो गए, मुलाकातें होंगी। मैंने उस वक्त भी कहा था खान साहब अगर 15-20 दिन चुप रह सकते हैं इस ऑफर के बाद तो यस बर्फ़ पिघल सकती है, लेकिन खान साहब मैंने कहा उनकी रिवायत देखते वो 15-20 दिन उनकी उसमें नहीं है, DNA में नहीं है कि वो इतने दिन चुप करके सब्र करें। वो हर बात पे वो कहते बस मैंने भी किसी को बात की है तो फौरी तौर पर इसको एग्जीक्यूशन करें। सो एक तो वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि खान साहब के साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा। वो मुसलसल उन्होंने अपने नुमाइंदे भी बनाए, बातचीत का इंतज़ार भी दिया। वो कहते मैं तो तैयार हूँ कि बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, क्योंकि ये माजी में हमने देखा फ़ोन नहीं सुनने को तैयार थे आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा जी मैं तो फ़ोन करता हूँ, मेरी बात ही क्यों नहीं सुनता। सो सारे एंगर और बैड ब्लड एक पास्ट में है। अब खान साहब को एक और महसूस हो रहा है कि जो जेल का अमला चेंज किया गया है तो वो उससे थोड़े से अनकम्फर्टेबल हुए हैं। वो बार बार वही बात कह रहे हैं कि जेल का अमला था वो मेरा वो ख्याल रखते थे, कोई जहर तो नहीं दे रहा, कोई इस तरह का खाना तो नहीं खिला रहा, तो लिहाजा इन्होंने चेंज कर दिया। सो इससे लगता है ये बातें करके खान साहब इनका इल्ज़ाम है कि शायद जेल के हुक्म मिले हुए थे उनको वो कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। भाई आपका तो अदरवाइज तो कोई भी आए कोई भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खान साहब का वही है कि नहीं वो जो पिछले थे शायद उन्होंने मुझे जहर से बचाया हुआ था, तो ये जो नए आएंगे ना खुदा ना खासा ये मुझे जहर देंगे, और अगर देंगे तो फलां फलां लोग जो है ना जिम्मेदार होंगे। खान साहब की एक और चीज़ मेरा ख्याल थोड़ा सा वो कर रही है, उनको बॉदर करना चाहिए, या एक लफ्ज़ में यूज़ करना चाह रहा हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो उन्हें लगता है कि जैसे बांग्लादेश में लोग निकले हैं और उन्होंने ये सारी चीज़ें तहस नहस करके दी हैं। हसीना वाजिद भाग गई है, चीफ जस्टिस साहब को देखा हमने जो वहाँ पे थे, उसको पब्लिक मार रही थी, वो पर्चे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, और कोई नज़र ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने सारा बिल्कुल नक्शे बदल दिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे लोग, ऐसे क्यों नहीं निकल रहे बगैर बुलाए? या नहीं, खान साहब तो कई दफ़ा कॉल दे चुके हैं वहाँ, तो चलो बगैर बुलाए हैं ना। सो खान साहब आज उनकी गुफ्तगू सुने तो उन्होंने वही वाली बात की कि बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में ये हुआ, लोग आए, निकल आए, गुस्सा आया, कावड़ है, ये किया। वो बेसिकली इनको भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर मुझे लंबे अरसे के लिए रखा जेल में या मेरे साथ ज़्यादतियाँ की कि या मेरी पार्टी के साथ, लोग इसी तरह गुस्से में निकल आएंगे जैसे बांग्लादेश में निकले। सो वो इनको कंपेरिजन ड्रा करके वो डराते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। वो आप देखना उनको एक चीज़ का पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे उनके सेंसिटिव चीज़ है ना, जिससे एस्टेब्लिशमेंट ज़रा वो होती है, एम्बेरस होती है, चलो मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर, एम्बेरस होती है, वो 71 है।
इसलिए खान साहब को पता है कि यहाँ पे जख्म ने एक मैंने मेरा ख्याल है उस पर देखा नेटफ्लिक्स पे देखा, सूट्स के नाम से एक शो था, तो बड़ी वो खूबसूरत बात करता है, कहता है डॉक्टर उस जगह को ज़्यादा वो प्रेस करता है जहाँ दर्द हो रहा हो, उसको मजीद प्रेस करता है कि पता करने के लिए इंटेंसिटी कितनी है पेन की। तो सेम ये कहा जाता है जहाँ हिटिंग वेयर इट्स हर्टिंग, यहाँ पे भी वही है, उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को आपने दबाना है ना, प्रेस करना है, एम्बेरस करना है, या इनको कोई सख्त जवाब देना है। 71 की बात करो बिकॉज ऑफ द रीजन जो पूरी कौम के लिए एक एम्बेरसिंग मूवमेंट था, लेकिन वो समझते नहीं, एस्टेब्लिशमेंट को बार बार करो। सो आप नोट करें खान साहब की हर बात की तान जो है ना कहीं पे 71 के साथ जाके मिलती है, फिर बंगालीज के साथ, फिर शेख मुजीब के साथ, ताज़ा भी बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हुआ। सो ये सारी चीज़ें मिलाते रहते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं आ रहे। मैं अगर मैं ना भी कॉल करूँ लोग निकल आए, लोग पंजाब में निकलें, केपी में, बलोचिस्तान, उधर आप सिंध में निकलें। अब इसके 2-4 फैक्टर्स हैं जिस वजह से नहीं निकल रहे लोग जो हैं। एक तो ये है कि हसीना वाजे साहब 15 साल से वो हुक्मरान बैठे थे। 15 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। इनकम्बेंसी फैक्टर, ये फैक्टर जो लोग शक्ल देख देख तंग आ जाते हैं, जितना अच्छा हुक्मरान भी क्यों ना, बादशाह से तंग आ जाते हैं। हमने मिडल ईस्ट में देखा हुआ है कि कुछ वहाँ पे बादशाह हैं जो हैं, हालांकि लोग खुश थे वहाँ पे। लिबिया को देख लें, सबसे बड़ी मिसाल, लोग खुश थे, बड़ा कोई पैसा भी था, सब कुछ था। इवन मिस्र में देख लें तो, लेकिन लोगों ने अपने बादशाहों का कहा बस यार आपकी शक्ल देख के थक गए यार, बस करें, मेहरबानी फरमा साइड, उनको चेंज चाहिए होती है। दूसरा हसीना वाजे साहिबा ने वहाँ पे कुछ 15-20 अपने अपोनेंट जो थे जमात इस्लामी के थे, खालदा जिया के, उनको फांसियां लगाई हुई थी। फिर जिस टाइट ग्रिप से वो वहाँ पे रूल कर, पिछले इलेक्शन बिल्कुल रिग्ड थे 2024 और उनके अपने हम ही कहते थे कि इलेक्शन मतलब कोई उसमें अपोनेंट बात ही नहीं किया था, पूरी की पूरी पार्टी तकरीबन ये वही थे, या कुछ उसमें आज़ाद लोग थे वो भी कहते थे उन्हें कि हम ही हैं जो आज़ाद भी, उन्होंने एक ड्रामा किया था ताकि लोगों को नजर आना चाहिए। सो पूरी पार्लियामेंट आपने अपने लोगों से भरी हुई थी। फिर वहाँ पे सख्तियाँ हो रही थी जेलों में, कैदों में। सो 15 साल का एक बड़ा इम्पैक्ट था। या अच्छा, फिर इंडिया का इम्पैक्ट समझा जा रहा था कि हसीना वाजे साहबा जो हैं उनकी पपेट है इंडिया की, वो वहाँ पे उन पे थे। यहाँ पे अच्छा है या बुरा है, हमारी एक पार्लियामेंट में से 2-3 वज़ीर-ए-आज़म निकलते हैं, तो लोगों का फेसेस चेंज होते रहते हैं। 5 साल बाद हुकूमतें अच्छी बुरी जो है ना चेंज होती जाती है। पीपल्स पार्टी चेंज होगी, उसके बाद नवाज लीग चेंज होगी, खान साहब की पार्लियामेंट चेंज होगी, ये चेंज। सो लोगों को वो इनकम्पेंसी फैक्टर हिट नहीं करता, उन्हें लगता है कि चेंज हो रहे। फिर हमारे चैनल कुछ भी कहें, लोग ना माने, या आपके ट्विटर सोशल मीडिया पर अभी भी बात कर सकते हैं, लोगों का कथारसिस हो जाते हैं, लोग हमारी आपकी किसी और की गुफ्तगू सुन के थोड़े से स्टीम निकल जाती है। वहाँ बांग्लादेश में काम नहीं हो रहे थे, वहाँ किसी को जरूरत ही नहीं थी, हसीना वाजे पे बात करे पर्चे हो जाते थे। सो खान साहब को वो जो लगता है ना कि कुछ हो नहीं रहा, लिहाजा वो बार बार अपने आप को खतरे में डालते हैं। बुशरा साहबा को डालते हैं कि ना मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कत्ल करने वाले हैं, फलां फलां लोग जिम्मेदार होंगे, कि शायद लोग फौरी तौर पर मुझे बचाने के लिए निकले हैं, बाहर निकलेंगे। जैसे वो लोग तो भुट्टो साहब के लिए निकले थे। लोग आपको वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, पैसे देंगे, पावर में ले आएंगे, लेकिन लोग गोलियां खाने के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। वो आपके बंगालियों की तरह जो 300 उन्होंने जाने दी है ना, वो 300 लोगों ने गोलियां भी खाई हैं बेचारे ने, स्टूडेंट्स ने, फैमिलीज रुइन हुई हैं। आपके यहाँ आप कहते थे जलसा नहीं हो रहा, लोग फिर नहीं आते, लोग खड़े रहे ना। अगर उन्होंने ये दिखाने, सो 300 बेचारों ने खून दिया, लहू दिया बंगाली ने, लिहाजा कंपैरिजन बनता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास साहब, और ये पॉइंट जब समझ आएगा वानी पीटीआई को तो प्रॉब्ली उनकी भी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग का अहवाल जहाँ पे क्लास साहब मौजूद थे। कौमी असेंबली की जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है उसकी मीटिंग थी, उसमें क्या अहम बातें डिस्कस हुई, क्या फैक्टर्स डिस्कस हुए जो पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आने दे रहे या नहीं आ सक रहे, इसके ऊपर बात करेंगे क्लास साहब। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। क्लास साहब ओवर टू यू। जी बुगटी साहब, जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सरफराज बुगटी साहब बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहाँ पे, ये निगरान हुकूमत में। मेरा ख्याल है शायद हमारा शो देख रहे थे तो मुझे बुगटी साहब का एक मैसेज आया, इन्होंने कहा रहो भाई आपके कमेंट पे मैं सीरियसली हर्ट हुआ हूँ। तो सर जी, तो हमने रिक्वेस्ट की मैं कि सर आप आ जाएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ज़रूर हमें आप आके करेक्ट करें। तो बुगटी साहब, आप ये मेरे किस कमेंट पे, किस बात पे हर्ट हुए हैं सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो दैट इज अ पर्सनल चैट, वो प्रोग्राम में मुनासिब नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी सर। अच्छा, बिकॉज़ वी हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप। सर तो वो आपका एक ओपिनियन है, आपको पूरा हक है। बलूचिस्तान के लोगों को ये अख्तियार है कि वो किसको वज़ीर आला, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हम पर भरोसा किया। लेट पीपल ऑफ बलूचिस्तान डिसाइड कि बलूचिस्तान को कौन लीड करेगा। दैट इज अ पर्सनल कमेंट, वो आपके लेट्स टॉक ऑन बलूचिस्तान। यू हैव ऑल द राइट। मैं समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट, योर ओपिनियन। राइट सर।
तो सर अभी आपको बनाने का यही मकसद था मेरा ख्याल है, और सब उस पर खुश भी हुए थे कि एक बलोच पावरफुल एक मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा। आप यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, पहले भी रहे हैं, सेनेटर रहे हैं। तो क्या वजह है सर कि आपके दौर में अभी तक कोई वायलेंस, वो तशद्दुद वो जारी है, कि मामलात को कंट्रोल हैंडल नहीं हो सके सर, वो जिसकी तवक्को थी लोगों को? रऊफ भाई, ये तवक्को बिल्कुल बलूचिस्तान के लोगों को है और इंशाल्लाह ताला हम बलूचिस्तान के लोगों के इस तवक्को पे और पाकिस्तान के लोगों के तवक्को पर पूरा जरूर करें। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या ये दहशतगर्दी या ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट या ये गोरिल्ला वॉरफेयर एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकता है या 2 महीनों में ख़त्म नहीं हो सकता है। ये एक मैस है और एक कंफ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि अभी मैंने आपका सारा प्रोग्राम सुना। माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा और आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि वो गिला इस पर नहीं बनता। मैं आप किसी दिन डिबेट किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे, आप भी कंफ्यूज हैं। तो आप जैसा बाखबर और पढ़ा लिखा और उस इलाके से नजदीक रहने वाला आदमी भी कंफ्यूज है, तो मैं और किससे गिला करूं? तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बलूचिस्तान के लोग ये जो दहशतगर्दी है इसको हम सारे मिल के नाराज बलोच कह रहे होते हैं, और जो दहशतगर्दी मजहब के नाम पर है, ये गुड और बैड वायलेंस कब से हो गया? वायलेंस है वो जो भी करे। तो गुजारिश इतनी है कि इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव होगी, गवर्नमेंट लीड रहेगी और आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम दे दें। हम जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, वो बलूचिस्तान की जो बैड गवर्नेंस की वजह से हमारे नौजवान हमसे नाराज है, उसको हम गले लगाएंगे, उसकी बात सुनेंगे, नौकरियां बेचने नहीं देंगे। तो ये वो सारे रीजन हैं जो मिलके ये सारा मैस क्रिएट करते। लेकिन जो लोग वायलेंस कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि हम डिप्राइव हैं इस वजह से लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने बलोच नेशन स्टेट और आपका इलाका लिया तक वो दरिया से इस तरफ वाला, वो सारा भी उस पर क्लेम करते हैं कि हम एक आजाद बलूचिस्तान बनाने जा रहे हैं और उसके लिए वायलेंस का रास्ता चुना है। अब ये फैसला हमने करना है कि हम अपना मुल्क तोड़ने देंगे या नहीं देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह कभी वायलेंस के जरिए या किसी भी जरिए से तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे, ना दी जा सकती है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, हुकूमत के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इंशाल्लाह ताला हम इन दहशतगर्दों के साथ निपटेंगे। सिर्फ दुख इस बात का है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के आपसे मुराद हमारे बड़े बड़े एंकर जिनको नाराज बलोच ना कहा करें, ये बैड वायलेंस और गुड वायलेंस के कंफ्यूजन से कौम को बाहर निकालें। अच्छा सर, आपकी बिल्कुल आपको राइट है, आपकी जेन्युइन आपकी ग्रीवेंसेस है। हमें भी है सर कि हमारे साउथ से सराइकी इलाकों में हर कोई 3-6 महीने कोई बाद जो हैं वहाँ मज़दूरों की लाशें आती हैं। आज भी देखें लिया, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, फैसलाबाद, यहाँ रहीम यार खां, वहाँ के बेचारे गरीब ये मारे गए हैं। सो जो फैमिलीज़ हैं, हमारे इलाके के लोग भी तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से बच्चे हमने भेजे थे, आप चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी सेफ्टी, उनकी जानों की केयर करना, प्रोटेक्ट करना सर आपकी जिम्मेदारी थी। सो आज लोग गिला करेंगे आपसे कि जनाब कि आप उनको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे हैं सर। 200% हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे हैं, हमारे दिल उन फैमिलीज के साथ धड़कते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, किसी सराइकी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग मार रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा गुस्सा निकाल लें ना, उनको भी कम से कम कंडेम कर लें। और उनके लोग जो यहाँ पर एडवोकेसी करते हैं, जो उनके लेजिस्लेटिव बने हुए हैं बलूचिस्तान की सड़कों में और आपके तरक्की बेल्ट की सड़कों में आके उन्होंने रिक्रूटमेंट की है। आपको पता है कि ये मैं आपको इत्तेफाक हूँ कि आपके पंजाब के कुछ लोग जो हैं वो भी इस हमले में, मेरी कबायली इतला, ये सरकारी इतला नहीं है, कि पंजाब के रहने वाले भी कुछ बलोच जो है वो इस लड़ाई में, ये जो सखेल के पास हुआ है, इसमें शामिल है। कहने का मतलब इतने बड़े बड़े जलसे से, तो ये सारी लड़ाई को, इस कॉम्प्लेक्स लड़ाई को समझने की जरूरत है। उन लेजिस्लेटिव वॉइसेस को डिस्करेज करने की जरूरत है। जलसे का जिक्र करने से कौन सा जलसा? क्या हमने उनको नहीं कहा कि आके गवादर में ही जलसा डीटा में कर लें? हमें इंटेलिजेंस का पता है, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास सब्सटेंशियल और सॉलिड एविडेंसेस हैं, लेकिन सब ये नहीं है जिस पर मैं और आप बैठे हुए हैं क्या हम आप उसको डिस्कस कर सकें। मकसद क्या है? मकसद क्या है? पाकिस्तान पे 3 तरीके से हमलावर हुए जो हॉस्टाइल है, इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट कर रही हैं। इन सारी चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक तरफ
सोशल मनूवर के जरिए पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं और लेजिटिमेट वॉइस बन के पूरे पाकिस्तान की सड़कों में क्या बशीर के बता सकते हैं, जिसने ये खुदकुश औरत तैयार की है, बच्ची तैयार की है, तो स्टूडेंट थी लॉ की, जिसके वालिद साहब की एक सेक्रेटरी है और जिसके जो मामा है या चाचा है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हैं, तो क्या वो डिप्राइव थी? वो तो डिप्राइव नहीं थी। तो इस लड़ाई को समझें। और दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए बैठ के एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और रियासत के अगेंस्ट, रियासत के इदारों के अगेंस्ट एक इस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि जिससे सोसाइटी को हेटरेट की तरफ लेके जाके सोसाइटी को और पाकिस्तान की फोर्सेस को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये उसमें की कामयाबी के लिए बुनियादी सवाल है। नहीं सरफराज भाई, आप ये बात तो उस वक्त भी मैंने कही थी और हमारे दोस्त ये काकड़ साहब नाराज़ हो गए थे। आपकी मेहरबानी, आप इस तरह नाराज़ नहीं होते। जब हम अगर हमारे जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि महारंग बलोच साहब आई हुई हैं, गलत हैं, सही हैं, तो आपको मिल लेना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस बुला लें, इंटीरियर मिनिस्ट्री बुला लें, बलोच हैं, आए हैं। आप लोगों ने उन पर ऑपरेशन किए, मारपीट की, यही वो चाहते थे। क्लिप उनको चाहिए थे सड़कों पर, वो क्लिप उनके बने। तो आपने समझे, आप समझते नहीं कि महारंग बलोच को आप लोगों ने एक वहाँ पर बलोचिस्तान में एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, एक हीरो बना दिया। आप वहाँ पे हज़ारों लोग उनके पीछे आते हैं कि ये देखें, ये गई हैं और इस्लामाबाद में इन पे मारपीट हुई और ये हमारे हीरो हैं और ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक नहीं थी सर? इंग्लैंड बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है राहुल भाई, इंग्लैंड बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। वहां पर जिन लोगों को मारा पीटा गया वो क्यों नहीं हीरो बने? ये हीरो हमारे, कह रहा हूं ना, ये मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार है और फिर 4G का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त तो कोई एंकर नहीं थे, कोई टीवी नहीं थे सर। इससे पहले मतलब बलोचिस्तान में तो 4-5 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। फौजी जब पहाड़ों पे चले गए थे हमारे बलोच, तो सोशल मीडिया नहीं था। तो कंफ्यूजन है, पूरा प्रोग्राम करने की जरूरत है। मैं आपको दावत देता हूँ, क्वेटा तशरीफ लाएं, हम घंटे का प्रोग्राम करें आपके साथ। यही तो कंफ्यूजन। कौन सा ऑपरेशन भुट्टो साहब ने किया था? अभी रहीम खान में ऑपरेशन हो रहा है, उसको आप पंजाब का ऑपरेशन नाम दे रहे हैं। उसको तो आप कह रहे हैं कि जी रहीम खान के कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, और बलूचिस्तान में अगर सिर्फ खुददार में या क्लास में ऑपरेशन हुआ, पूरे बलूचिस्तान का नाम दे दिया। ये कंफ्यूजन है, ये चीजें करेक्ट भुट्टो साहब के दौर में तो सारे लोगों को जेल में डाला हुआ था सर। मैंगल साहब हो गए, मरी साहब हो, ये दीगर पूरी की पूरी। नहीं, सिर्फ मैंगल साहब, देखिए मैंगल साहब या मरी साहब बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भुट्टो साहब भुट्टो साहब के गवर्नर थे। ऐसे ही ये चीजें, ये मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम करें, अपनी हिस्ट्री को करेक्ट करें, हमारी बात सुन लें, उससे डिसएग्री करें, लेकिन एटलीस्ट पिक्चर की दूसरी जो साइड है वो तो सुन लें। नहीं, मेरा ख्याल है आपके साथ पूरा सर प्रोग्राम करते हैं। आपको अगेन आजकल में दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप और रबिया तशरीफ लाएं क्वेटा, मेरे मेहमान बने और पूरा प्रोग्राम करें, और 2 घंटे का करें, बगैर इश्तिहार के करें। ये हर वक्त इश्तिहार नहीं होना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया और आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। वी आर ग्रेटफुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। क्लास साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो उनकी बात से, बिकॉज ये बात यहाँ तक उनकी दुरुस्त है कि एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी हमेशा मौजूद होती है और उसमें देखने की जरूरत है कि स्ट्रैटेजी है क्या। अब आपके कमेंट्स का टाइम ही नहीं रहा क्लास साहब, मेरी साहब भुट्टी साहब इस वक्त वो दबाव में हैं, एक प्रेशर, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं की तरफ तवक्कुआत हैं, उम्मीद है। जहाँ पे उम्मीद होती गिला तो वही किया जाता है। हमने तो वही अगर सरफराज बुगटी साहब से गिला करना है कि आप चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, आप सूबे के इस वक्त मालिक हैं, तो उन्हीं से गिला करना है, उन्हीं से शिकायत करनी है। बहरहाल वेरी काइंड ऑफ हिम। ये बड़े कम लोग होते हैं कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको वो ये मैसेज करें, फेस करते हैं, सवाल सुने। तो ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, कम अज़ कम ये तो उनकी चीज़ है कि उनको सख्त सवाल भी किया जा सकता है, पूछा ही तो हुक्मरान से पूछा जाएगा। तो ये अगर बुगटी साहब से हम सवाल करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे, उन्होंने सोल्यूशन देना, वही दर्द दिया वही दवा देंगे। अब वो उसकी रीजनिंग है उनके पास, जिनसे मैं एग्री, मतलब कुछ से मैं एग्री करता हूँ लेकिन कुछ से मैं नहीं एग्री करता। अगेन इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन, इट्स अ लॉन्ग डिबेट साहब, ज़रूर का आसान मसला तो नहीं है कि ऑलरेडी चल रहा है। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।